पहले लोग जनप्रतिनिधि को वोट देते थे, इस आधार पर देते थे कि वह सामाजिक कार्यकर्ता हो और समाज के लिए कुछ करे। आज के जनप्रतिनिधियों में देखा जा रहा है कि खाली पैसे का बात है। पैसा कमाने के लिए जनप्रतिनिधि लोग इसमें चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। देख रहे हैं कि जो कन्या कल बिजागरी होके आया है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना पहले बिजागरी होके आया है, उसको भी लोग जनप्रतिनिधि में अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, उनके पति लोग। लेकिन उसको क्या अनुभव है समाज का, समाज के लिए वो क्या किया। हमारे ज़माने में भी कुछ लेन देन लोग किया करते थे, लेकिन जो लोग ऑफिस का काम करते थे मुखिया के साथ, वो 100-200 रुपया ले लिया करते थे। लेकिन आज तो 20 से 30 हज़ार रुपया, माने ये क्या कहते हैं, इंदिरा आवास में, वृद्धा पेंशन में। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में 7वें चरण की नामांकन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। ऐसे में विभिन्न पंचायतों में जो प्रतिनिधि है या जो प्रत्याशी है वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिला के ही कांटी प्रखंड क्षेत्र के गोदाई फुलकाहा पंचायत में, जहां के पूर्व मुखिया उमेश्वर ठाकुर पुनः पंचायत में सक्रिय हो गए हैं और मुखिया की दावेदारी ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में भी यह जनप्रतिनिधि रहे और जनता का 10 सालों तक इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और फिर से पंचायत में यह मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ इनका चुनावी मुद्दा होगा, किस प्रकार चुनाव लड़ रहे हैं, इन विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका और जानना यह चाहेंगे कि उम्र भी आपका काफ़ी है, कई दशक आपने राजनीति में देखा, पहले की राजनीति व्यवस्था और अभी की वर्तमान स्थिति दोनों में क्या फ़र्क मानते हैं? दोनों में तो बहुत फर्क है। पहले लोग जनप्रतिनिधि को वोट देते थे, इस आधार पर देते थे कि वह सामाजिक कार्यकर्ता हो और समाज के लिए कुछ करे। आज के जनप्रतिनिधियों में देखा जा रहा है कि खाली पैसे का बात है। पैसा कमाने के लिए जनप्रतिनिधि लोग इसमें चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा, वर्तमान की स्थिति की बात अगर करें तो जो भी चुनाव की व्यवस्था ढांचा बनाया गया है उसके अनुरूप लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन आप कहते हैं कि प्रतिनिधि बनने के बाद लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से ही चुनाव में आते हैं। तो क्या लगता है, इस व्यवस्था को परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? परिवर्तन तो होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोगों को गैताली में चल जाना पड़ेगा, हम लोगों का स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। परिवर्तन जरूरी है, अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा विचार रखेंगे। जो आज के नौजवान लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका कोई तथ्य नहीं है, किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग भी राजनीति में हम 1966 से आए। 66 में गोली कांड हुआ रामदारू कॉलेज में, उस दिन से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। बीच में बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन हम लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में भाग लेते रहे और लेते रहेंगे भी। ये मेरा अपना माने विचार है। तो उस परिस्थिति में आज के लोग जो हैं, हमने कहा है, जिसको आपने दोहराया है कि पैसे के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं, यह बात ध्रुव सत्य है कि कंप्लीट लोग जितने भी नौजवान आए हैं अपना आज देख रहे हैं कि जो कन्या कल बिजागरी होके आया है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना पहले बिजागरी होके आया है, उसको भी लोग जनप्रतिनिधि में अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, उनके पति लोग। लेकिन उसको क्या अनुभव है समाज का, समाज के लिए वो क्या किया। हम लोग ऐसा बात था कि रात्रि में भी 12 बजे रात में भी पता लगता किसी घर में बीमारी है तो उसी समय जाकर उसकी सेवा और यहाँ से लेकर मुजफ्फरपुर कांटी तक उसका दवा दारू का व्यवस्था कराते थे। जिन लोगों के पास पैसा नहीं रहता था उन लोगों के लिए चंदा वसूल कर भी हम लोग इस काम को किया करते थे। आज भी हम चंदा वसूल के बहुत सारे बीमारियों में खर्च करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं 2 बार मुखिया हुआ। बहुत साथी लोग हमसे पूछते हैं कि साहब आप 2 बार मुखिया हुआ, एक बार में लोग करोड़पति हो जा रहा है, आप क्यों नहीं करोड़पति हुए। मैं उनसे साफ साफ शब्दों में कहता हूं कि मैं कभी पैसे का लोभ नहीं किया और न करूँगा। यह मेरा काम होगा जन सेवा करना,
ऐसे बहुत बार हमारा स्कूल गिर गया, जिसका मरम्मती कराया, महाजग किया गांव में, जिसमें 6 लाख रुपया खर्च किया, लेकिन सारा जनता से वसूल के खर्च किया। उस दरमियान में एक जगशाला बनाया, वो भी अभी थोड़ा अधूरा पड़ा हुआ है, वह खपड़ा पोस्ट बना था, लेकिन जब वो धस गया तो उसको बजाबता अथी पर छत पर ले गए हैं। उसको भी आने वाला दिन में चंदे वसूल के हम उसका छत और उसका व्यवस्था करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि नौजवानों में राजनीतिक अनुभव नहीं होती है, लेकिन मेरा मानना यह है और आपसे सवाल यह है कि नेतृत्व करने की अगर क्षमता आप में है तो क्या उसमें उम्र सीमा भी मायने रखती है? देखिए, उम्र सीमा तो कुछ मायने रखता है। अगर उम्र सीमा नहीं है तो उसको समझदारी कम होगा। जैसे आज के दिन में आप देखे हैं, भाई अनय राज बउआ है, चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, पहले मुखिया का चुनाव लड़ा तो 125 वोट आया, उसका विधानसभा का चुनाव लगा तो 1800 वोट आया, फिर सोचते सोचते फिर मुखिया का उम्मीदवार हो गया। अब बताइए, जिसके पास सोच रहा था, तो अगर वो मुखिया का विधानसभा का चुनाव लड़ा है तो उसको कम से कम जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, जिला परिषद नहीं लड़के वह मुखिया के चुनाव लड़ गया। और हो सकता है कि आने वाला दिन में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़े। अच्छा, लोकतंत्र है, इसमें सबका अपना अधिकार है, इसलिए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आपका कार्यकाल था तो पंचायत में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? क्या कुछ किए पंचायत के लिए? बताते हैं हम जब मुखिया हुए 2 बार, पहला बार हुए तो 4 से 5 लाख रुपया मात्र पंचायत में आया करता था 1 साल में खर्च करने के लिए। उसमें भी पॉइंट बनाता था कि अमुक काम आपको करना है। तो उस दरमियान में मैं लगभग 7-8 किलोमीटर सोलिंग भी कराया और पुल पुलिया भी बनवाया। साथ साथ जो स्कूल का भी माने उसका योजना अलग से आता था स्कूल का, तो स्कूल भी बनवाने का काम किया, रूम सब, ये सब काम किया। दोबारा जब मैं मुखिया हुआ तो उस समय भी 5 से 7 लाख रुपया आया, जो उसमें भी फिक्स किए हुए था कि आपको 2 लाख रुपया फलना फंड में खर्च करना है, चापाकल पर करना है, 2 लाख रुपया अमुक चीज़ पर करना है। तो उसमें बहुत सारा चापाकल भी करवाए, रोड सोलिंग भी कराया, ढलैया भी करवाया, पुल पुलिया भी बनवाया। इतना ही फंड आया करता था। बीच में फिर काफ़ी फंड आ गया, नल जल का फंड आ गया, करोड़ों का फंड आया एक पंचायत को। उसमें मुखिया लोग अपना कराए, मान्य, और सब फंड में भी फ्रीडम दिया गया कि आप जितना करा दीजिए। इंदिरा आवास का जहाँ तक सवाल है, मैं इंदिरा आवास भी बनवाया, मैं किसी से 10 रुपया लिया नहीं। वो मेरे जो कस्टमर हैं जिनको मैं इंदिरा आवास दिया, उनसे आप पूछ सकते हैं कि मुखिया जी ने 10 रुपया मांगा आपसे? नहीं, मैंने कभी नहीं मांगा। तो इस तरह से मैंने शिक्षक का भी बहाली किया, 28 से 30 को शिक्षक 2 बार में 28 से 30 शिक्षक बहाल किया, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। ये शिक्षक लोग हैं जो कांटी थाने के लोग ही हैं और ज़्यादातर गोदान पंचायत के लोग हैं। आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि मुखिया ने 10 रुपया किसी से दिया, अपना चाय पिलाया, अपना नाश्ता कराया, और लोग आते थे। मैं उनको आश्वासन करता था कि जो सही ढंग से होगा वो आपको मिलेगा। मैं अपने कमेटी को बैठा देता था इसी दलान के कमरे में, और मैं बाहर में बैठ जाता था चौकी पर। हम उन लोग कमेटी वाले लोगों को कहते थे कि भाई आप लोग ईमानदारी से बहाल कर दीजिए, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं दिया। जिसमें मनोज प्रसाद हैं, पवन गुप्ता हैं, पवन प्रसाद हैं, हमारे नज़दीका नवीन कुमार हैं। अच्छा, अब तो खैर सरकारी फंड का भरमबार आता है जनप्रतिनिधि के पास। क्या लगता है आपके पंचायत में इन 5 सालों के कार्यकाल में विकास को किस रूप में देखते हैं आप? विकास हुआ नहीं ठीक ढंग से, आया पैसा आया, लेकिन विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ। जहाँ तक नल जल का सवाल है, नल जल आया, लेकिन एकमात्र हरपुरमनी गांव ही है जहाँ नल जल कुछ चलता है, नहीं तो कोई भी आप घूम के देखेंगे कोई भी नल जल चालू व्यवस्थित रूप से नहीं है।
अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है और मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा भी हुआ था कि जिस पंचायत में नल जल 100% अगर सफल नहीं है वहाँ के मुखिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन यह उनका ब्लफ था, उन्होंने यह फॉल्स अनाउंसमेंट किया था। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। जहाँ नहीं भी हुआ है वहाँ का भी मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगा। अच्छा, नल जल के अलावा और भी सरकारी फंड होती है, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन हो, अन्य जो भी सरकारी योजनाएं होती है, वो धरातल पर आपके पंचायत में कितना उतरा? धरातल पर तो लगभग उतरा ही है, लेकिन उसमें बहुत लेन देन हुआ है। माने हमारे ज़माने में भी कुछ लेन देन लोग किया करते थे, लेकिन जो लोग ऑफिस का काम करते थे मुखिया के साथ, वो 100-200 रुपया ले लिया करते थे। लेकिन आज तो 20 से 30 हज़ार रुपया, माने ये क्या कहते हैं, इंदिरा आवास में, वृद्धा पेंशन में, मतलब अवैध उगाही होती है। अवैध उगाही होती है, जिस पर एजेंट बहाल किया जाता है। जो एजेंट का भी आप नाम कहिएगा तो हम कह देंगे। एजेंट लोग इसको उगाही करके मुखिया को पैसा देते हैं, उस आधार पर काम होता है। या जो मुखिया के नज़दीकी लोग हैं, जो मुखिया से ज़्यादा सट्टे लोग हैं, उन लोगों का कुछ काम होता है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? फिर से मुखिया की दावेदारी कर रहे हैं, फिर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में है, समय भी कम रह गई है, 15 नवंबर को मतदान भी होना है। ऐसे में तैयारी और क्या करना चाहते हैं, क्या मोटिव है आपका? हमारा तो मोटिव है कि जिस तरह से मैंने पहले किया है उस तरह से ही मैं करूँगा। कमेटी के लोग, अगर इंदिरा आवास है तो कमेटी के लोग बैठेंगे, कमेटी के लोग डिसीजन करेंगे, उसके मुताबिक मैं भी दस्तखत करूँगा। क्या लगता है, जनता विश्वास करेगी आप पे? हाँ, करेगी। क्यों करेगी विश्वास? क्यों करे? इसलिए करेगी कि मेरा पहला कार्यक्रम देख चुका है कि मैं किस तरह से राजनीति किया हूँ, और मैं जेपी आंदोलन से उत्पन्न हूँ। मेरी पैदाइश जेपी आंदोलन से हुआ है। जेपी ने कहा था कि कभी भी नाजायज पैसा नहीं लेना चाहिए किसी से, इसलिए मैं वही काम करूँगा जो जेपी ने कहा था। अच्छा, लेकिन एक चीज देखा गया है कि समय के साथ सोच और मुद्दे दोनों बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरे बच्चे पर थोड़ा आरोप लगाया गया, लेकिन इस बार मैं अपने बच्चे के हाथ में ये शासन देने नहीं जा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट करूँगा अपने से, और कमेटी के जो हमारे 15 गो मेंबर होंगे, 14 गो, उनके माध्यम से ही सारा काम को हम करेंगे। और हमको विश्वास है कि हम अपना भी निगरानी उस पर रखेंगे कि हमारे लोग गलत नहीं कर सके। अच्छा, लेकिन चुनाव में एक चीज़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखी गई है कि चुनाव आने पे जातिगत समीकरण लोग मिलाने लगते हैं। जातिगत समीकरण में कई प्रत्याशी मैदान में उतर जाते हैं, कई प्रत्याशी है भी। इस रणभेरी में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना मजबूत मानते हैं और जातिगत बंधन को तोड़ने में कितना सफल होंगे? जातिगत आंदोलन को तो हम खत्म कर रहे हैं। जाति का जहाँ तक सवाल है, आप जिस टोले में आए हैं, ये 367 वोट का टोला है ये, और वो 650 वोट का टोला है। उसमें ज़्यादा माने गरीब तबके के लोग हैं, इसमें भी गरीब तबके के लोग हैं कहने के लिए, लेकिन गरीब तबके के लोग बहुत कम हैं। हरिजन भी, इसमें अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, वो भी लोग अच्छे लोग हैं, माने आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे हैं। तो मैं हमको जब कभी भी हम जीते हैं तो बैकवर्ड हरिजन के वोट से जीते हैं। आज भी मेरा जो प्रस्तावक होगा कोई हरिजन होगा, आज मेरा कोई गवाह होगा, पहचान होगा, वह माने अति पिछड़ा होगा। क्या मतलब आपका कहना है कि अग्री जाति की वोट आपको नहीं मिलती? बहुत हिसाब से इसमें बहुत कोच चलता है। फिर भी ये पिछला बार भी हमको इस 367 में 98 वोट आया था, जबकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, मेरा लास्ट चुनाव लड़ रहा था। मेरी स्थिति बहुत दयनीय थी, मैं लखनऊ के इलाज में था। लेकिन इस बार अति पिछड़ा और ब्राह्मण भूमिहार का भी वोट हमको अधिक से अधिक मिल रहा है। उसमें तो हमको सब दिन ब्राह्मण का वोट मिला है 2 नंबर में।
हाँ, और 3 नंबर में भी हमको बिहार का वोट मिला है, अनुसूचित जाति का वोट मिला है। अच्छा, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण सवाल, आप भी उस चीज से जुड़े हुए हैं। बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल को लेकर के कई बार आपने संघर्ष भी किया और कुशी से उसका जुड़ाव भी रहा है, कई पौराणिक तथ्य भी कहा जाता है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाया, बहुत कुछ प्रयास होने के बावजूद। इसमें आगे नहीं बढ़ा, इसका कारण है हमारे कोई भी ऐसे लीडर नहीं हुए जो इसको हाईलाइट कर सके। हम लोग बार बार लोगों को बुलाते रहे, आए लोग आश्वासन दिया और फिर चलते बने, फिर इसके पीछे कोई पड़ा नहीं। और यह बात पहले से प्रूफ किए हुए है यूपी को, जो इतिहास भूगोल के मुताबिक टोटली रॉन्ग है। कहा कि यार मैंने भूगोल में लिखा था कि वैशाली से 21 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और वह उत्तर और पश्चिम के दिशा में हुआ था। तो वैशाली से 21 किलोमीटर यही कुशी ग्राम है जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। लेकिन लीडरशिप के अभाव में यह काम पूरा नहीं हो सका। यूपी में बहुत पहले से बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे और वहाँ इसको प्रूव हो चुका है, उसको काटने की बात है, इसलिए इसमें हम लोग सक्सेस नहीं। अच्छा, पंचायत चुनाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और कितना खुद को मजबूत मानते हैं? हम अपने को यह मजबूत मानते हैं कि हम निश्चित रूप से इस बार फिर पंचायत चुनाव जीतने जा रहे हैं। जितने हमारे भाई लोग हैं या बच्चा लोग हैं, ये लोग बहुत पीछे रहेंगे, समझे नहीं। हमारी लड़ाई 3-4 आदमी के बीच में होगी। हाँ, अब देखिए कौन जीतता है, कौन जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश हम यही दे रहे हैं कि मैं ईमानदारी से काम किया हूँ और करता रहूँगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। आपने देखा है पिछले माह वो उस आदमी से भगवान लड़ते हैं जिसका नाम है सरोज तिवारी, उसके अगेंस्ट में मैं खड़ा होकर, और इस उम्र में भी मैंने नाला को खुनवाया। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमको बुलंदी से साथ नहीं दिया, फिर भी इसमें हम मुस्तैद होके उस नाला को खुनवा के 500 एकड़ ज़मीन को पानी से मुक्त करा के आज भी जाके देख सकते हैं कि जो मुक्त हो गया है फिर जगह उसमें कैसा धान है। तो ये थे हमारे साथ गोदाई फुलकाहा पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया उम्मीदवार उमेश्वर ठाकुर जी। दावा कर रहे हैं जीत का और पंचायत चुनाव को लेकर के इनकी तैयारी जारी है। इनका कहना है कि पूर्व में जो इन्होंने काम किया था निष्पक्ष रूप से वो फिर से करने की चाहत रखते हैं और जनता इसी विश्वास के साथ इनको अपना वोट देगी। लेकिन देखना यह होगा कि मतदान के दिन जनता का मूड क्या होता है, जनता का रुख क्या होता है, और मतगणना के दिन ही जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा कि आखिर जीत का ताज जनता किसके सर पे पहनाती है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।